नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ साइंस के कुछ दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी यही प्रश्न आने वाले हैं। तो अगर आपको 90+% क्रॉस करना है तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, प्रत्येक प्रश्न को ठीक से समझना होगा और जानना होगा और सीखना होगा। ठीक है, तो प्यारे मित्र, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। साइंस के जो क्लास 10th है उसमें सभी दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। दीर्घ उत्तरीय का मतलब एक प्रश्न 5 से 6 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न मैंने लिया है कि विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण को दूसरा नाम ब्लीचिंग पाउडर से जानते हैं। इसका रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा उपयोग बताइए। तो इसका रासायनिक नाम होता है प्यारे मित्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम हो गया। इसके बनाने की विधि की बात करें तो यह सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी बनाने की विधि होती है कि यह सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनता है। यानी कि हम समीकरण जरूर लिखेंगे, क्योंकि अगर केमिस्ट्री का आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो समीकरण तो आपको लिखना मस्ट है एकदम। अगर समीकरण आपने नहीं लिखा, इक्वेशन नहीं लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो हम एक उदाहरण लिख देंगे कि CaOH2 + Cl2, तो गिव्स आउट हो जाएगा CaOCl2 + H2O। इसके बाद बात करें कि इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, तो भौतिक गुण में यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। दूसरा गुण है कि ये जल में अल्प विलेय है, यानी कि बहुत कम मात्रा में घुलता है। और तीसरा है कि इसका जलीय विलयन दुधिया यानी कि हल्का सफ़ेद रंग का होता है। तो ये था प्यारे मित्र पहला क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा रहा है और इस बार भी 90% इसके आने की उम्मीद है। तो ध्यान से आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। अब समझते हैं दूसरा प्रश्न। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, दूसरा प्रश्न भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है दूसरा क्वेश्चन भी आपके लिए। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के संगठन व उपयोग बताइए। ठीक है, मिश्र धातु किसे कहते हैं और कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातुओं के संगठन और उसका उपयोग बताना है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर या पिघलाकर मिलाया जाता है तो ये धातुएं परस्पर मिल जाती हैं। ठीक, जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाया जाता है तो ये आपस में मिल जाती हैं और एक समांग मिश्रण बनाती हैं। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। उसके बाद में आगे लिखेंगे कि इन धातुओं के भौतिक गुण तथा मूल धातुओं के भौतिक गुणों से भिन्न होते हैं। ठीक है, इन धातुओं के जो भौतिक गुण होते हैं वो मूल धातुओं के भौतिक गुणों से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम समझना चाहें तो हम लिखेंगे कि मिश्र धातु पीतल, जिसमें 2 भाग तांबा व 1 भाग जस्ता होता है। जिसमें 2 भाग तांबा व 1 भाग जस्ता होता है। तांबा जस्ता की अपेक्षा अधिक कड़ा होता है। तांबा जो है वो जस्ता की अपेक्षा अधिक कड़ा होता है। मिश्र धातु बनाते समय यदि विभिन्न धातुओं को धीरे धीरे गर्म किया जाए और धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो ये नरम मिश्र धातु प्राप्त होती है। तो कुछ इस तरह से था आपके दूसरे प्रश्न का आंसर। बहुत ध्यानपूर्वक इसे आप पढ़ लेंगे क्योंकि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। ये प्रश्न बहुत ही मस्त है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसे पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब समझते हैं तीसरा प्रश्न। तो ये तीसरा प्रश्न भी प्यारे मित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है।
प्रश्न है कि स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एथिल एसिटेट के जल अपघटन का समीकरण कीजिए, ठीक है, तथा एसिटिक अम्ल का उपयोग भी बताइए। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, यानी कि आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने उन्हीं प्रश्नों को आज लिया है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अब समझते हैं इस प्रश्न का आंसर। तो इसका आंसर है कि जिस प्रकार अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं, ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा जल के अल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं। इसी अभिक्रिया को स्थिरीकरण कहते हैं। इसी अभिक्रिया को स्थिरीकरण कहते हैं। इसके सूत्र की बात करें तो सूत्र यानी उदाहरण लिखेंगे CH3COOH प्लस C2H5OH गिव्स आउट CH3COOC2H5 प्लस H2O। तो ये तो हो गया इसका उदाहरण। अब इसके उपयोग की बात करें कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो इसका सबसे पहला उपयोग होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और दूसरा प्रयोग होता है कृत्रिम सिरका बनाने में, ठीक है। तो दो जगह इसका प्रयोग होता है। कुछ इस तरह से आप स्थिरीकरण के बारे में लिख देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आज की क्लास का है कि उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। मनुष्य के वृक्क की संरचना तथा कार्यविधि, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब जितना भी मैं कहूँ कम है कि कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया और कितना महत्वपूर्ण आपके लिए है, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे कि शरीर में विभिन्न प्रकार के उपपाचयी क्रियाओं में अनेक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, ठीक है। ये पदार्थ कभी कभी विषैले हो जाते हैं। ये पदार्थ क्या होते हैं? कभी कभी विषैले हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पदार्थ कभी कभी विषैले हो जाते हैं। इन्हीं अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, जो प्रक्रिया होती है, वह उत्सर्जन कहलाती है। तो उत्सर्जन के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि उत्सर्जन क्या होता है, कि हमारे शरीर में बहुत प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, और कभी कभी ये विषैले हो जाते हैं। तो जब इनको बाहर निकालना हो तो जिस मार्ग से बाहर निकलते हैं या इनके निकलने का जो काम होता है, जो क्रिया होती है, उसी को उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने देखिए इसका फिगर बना दिया है। ऐसे ही बिल्कुल सेम फिगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में बनाने वाले हैं ताकि आपको पूरा नंबर मिले, एक भी नंबर आपका कटे ना, ठीक है। तो जो आपका फिगर है वो कुछ इस तरह से होगा, जिसमें ऊपर अधिवृक्क है, फिर यहाँ पर वृक्क है, फिर मूल वाहिनी है, फिर मूत्राशय है, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से आप फिगर बनाने वाले हैं। उसके बाद में प्रमुख उत्सर्जी अंगों की अगर बात की जाए कि कौन कौन से प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं, तो समझते हैं इनको कौन कौन से होने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, एक मूत्रमार्ग, त्वचा, फेफड़ा आदि। मानव उत्सर्जन व तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रमार्ग, एक मूत्राशय, मूत्रवाहिनी होता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं, ठीक है। जो वृक्क होते हैं ये रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण, इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल आप मिस करेंगे ही नहीं। ये था बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें आपने उत्सर्जन के बारे में पढ़ा, उत्सर्जी अंगों के बारे में पढ़ा और उसका फिगर देखा, स्ट्रक्चर देखा कि वो कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न अब आप समझने वाले हैं कि लिंग निर्धारण के बारे में, ठीक है। यानी कि लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है और मनुष्य में लिंग निर्धारण जो है ये किस प्रकार होता है, रेखा चित्र की सहायता से समझाइए, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ध्यान से आप समझिएगा इसको कि मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, ठीक है। एक मनुष्य में वो चाहे नर हो चाहे मादा हो, उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है प्यारे मित्र? 46 होती है। 22 जोड़ी गुणसूत्रों को ऑटोसोम कहते हैं, ठीक है। 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उनको ऑटोसोम कहते हैं।
एक जोड़ी गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यह स्त्री तथा पुरुष में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों में ये भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग पाए जाते हैं। नर में XY होता है तथा मादा में XX लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, नर में XY होता है और मादा में केवल XX होता है। नर का गुणसूत्र Y ही नर तथा मादा लिंग का निर्धारण करता है, यानी कि जो नर है उसका जो Y गुणसूत्र है यही यह निर्धारित करता है कि होने वाली संतान नर होगी या फिर मादा होने वाली है। और आज की क्लास का सबसे ज़बरदस्त और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपने खुद पेपर देखा होगा कि कई बार यानी बहुत बार पूछा जाने वाला ऐसा प्रश्न जो कि लगातार बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहा है और इस बार भी इसको आना ही आना है। ये 100% आप लिख करके रख लीजिए मेरी बात कि ये प्रश्न आने ही वाला है। ठीक है, प्रश्न है कि ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। ठीक है, तो हम समझते हैं ओम के नियम के बारे में। ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप आदि समान रहें तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। सबसे मस्त इसमें सबसे ज़रूरी क्या याद करना है आपको, ओम का नियम, यानी ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, तो ओम का नियम आप इसी तरह से बिल्कुल आसान तरीके से याद कर लेंगे कि जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि समान हो तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। उसके बाद आप इसी तरह से लिखेंगे विभवांतर प्रोपोर्शनल, इसको हम प्रोपोर्शनल या फिर अनुक्रमानुपाती हिंदी में कहते हैं, अनुक्रमानुपाती धारा या फिर भी अनुक्रमानुपाती आई। फिर लिखेंगे जहाँ भी बराबर स्थिरांक गुणे आई, स्थिरांक यानी कि R यानी भी बराबर आई R, जहाँ R जो है ये चालक का क्या है, प्रतिरोधक है। ठीक है, R क्या है, चालक का प्रतिरोध है। ठीक है, फिर आप सूत्र लिखेंगे ओम का, ओम बराबर वोल्ट बटा एम्पियर, यानी कि ओम का मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, और ओम के चिन्ह की बात की जाए तो ऐसे इसका चिन्ह बनता है ओम का। ठीक है, और ओम का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा। इसके फिगर की बात करें तो इस तरह से इसका चित्र बनने वाला है। ठीक है ना, ये देखिएगा बिल्कुल इसी तरह से आपको फिगर बनाना होगा। यहाँ पर देखिए बैटरी लगी है, फिर यहाँ धारा नियंत्रक है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक कुंजी लगी हुई है, यहाँ अमीटर लगा हुआ है और यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है, जिसकी बाएं तरफ प्लस होता है दाहिने तरफ माइनस होता है, और यहाँ पर भी बाएं तरफ प्लस और दाहिने तरफ माइनस होता है, बीच में वोल्ट होता है। उसके बाद में एक रेखा चित्र आप इधर खींच देंगे जिसमें नीचे की तरफ धारा विभवांतर और ऊपर की तरफ धारा प्रवाहित हो रही होगी। यहाँ पर Y और यहाँ पर X लिख देंगे तो कुछ इस तरह से इसका चित्र आप बना देंगे। तो प्यारे मित्र, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। और जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करना। बेस्ट ऑफ लक, खूब मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए और खूब सारा एंजॉय कीजिए।